तो आज हम एक ऐसे नाम की गहराई में उतरने वाले हैं जो कुछ लोगों के लिए ताकत और दौलत का प्रतीक था और कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही गहरे अंधेरे का। हाँ, जेफरी एप्स्टीन। आज हमारे पास द एनिग्मा ऑफ एप्स्टीन, पावर, सीक्रेट्स एंड साइलेंस किताब के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की क्यों नहीं है। बिल्कुल, और क्यों उसकी मौत के इतने साल बाद भी दुनिया उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रही है। चलिए इस उलझे हुए जाल की परतें खोलते हैं। और यही बात इस मामले को इतना असाधारण बनाती है। ये किसी एक अपराधी के गुनाहों की लिस्ट नहीं है। सही बात है। ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की, उस सत्ता के ताने बाने की और उस गहरी खामोशी की जो ताकतवर लोगों को हमेशा बचाती आई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप एक सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं तो आपके सामने 10 नए और ज्यादा मुश्किल सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। ये एक अंतहीन सिलसिला है। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से दुनिया ने एप्स्टीन को जानना शुरू किया था। उसकी वो छवि जो उसने बड़े करीने से बनाई थी। हाँ, एक रहस्यमयी अरबपति फाइनेंसर। सोचकर देखिए, जिसके पास अपना प्राइवेट आइलैंड है, न्यूयॉर्क में आलीशान हवेली है, प्राइवेट जेट है, जिसे मजाक में लुलिता एक्सप्रेस तक कहा जाता था। और उसकी फोन बुक, उसमें कौन नहीं था? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य, हॉलीवुड के सितारे, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी। ये छवि सिर्फ दिखावा नहीं थी, है ना? ये उसका सबसे बड़ा हथियार थी। बिल्कुल, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक कवच था। मनोवैज्ञानिक कवच मतलब ये कि जब आप इतने बड़े और सम्मानजनक लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो कोई आप पर सवाल कैसे उठाएगा? हाँ, ये तो है। आम इंसान तो यही सोचेगा कि अगर इस आदमी में कोई खोट होती तो इतने बड़े बड़े लोग इसके साथ क्यों नजर आते। ये एक तरह की सामाजिक गारंटी बन जाती है जो उसे सालों तक हर तरह की जांच से बचाती रही। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की कहानी तो बिल्कुल अलग और बहुत ही भयानक है। हाँ, पर्दे के पीछे एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी तस्करी के आरोप लग रहे थे। वो भी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों। और यहीं से इस कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। ये विरोधाभास कोई एक्सीडेंट नहीं था। मतलब ये सोच समझकर तैयार किया गया था। एक तरह से हाँ, उसकी ताकत और उसके संपर्क उसके लिए एक ढाल का काम कर रहे थे। वो इन रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा था। कोई भी उस नेटवर्क से सीधे तौर पर टकराना नहीं चाहता था। बिल्कुल। हर किसी को डर था कि अगर एप्स्टीन पर उंगली उठाई तो न जाने कौन कौन से और बड़े नाम इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो ये जो कवच था जो उसे बचा रहा था, ये कभी टूटा नहीं। किसी ने इसे भेदने की कोशिश नहीं की। कोशिश हुई और बहुत जोरदार कोशिश हुई। साल 2008 में फ्लोरिडा में ये कवच लगभग टूट ही गया था। अच्छा, 2008 का मामला। हाँ, उसके खिलाफ एक बड़ा केस सामने आया। कई लड़कियों ने हिम्मत करके गवाही दी, सबूत थे, आरोप बेहद गंभीर थे और मामला FBI के पास था। तब तो सबको यही लगा होगा कि अब एप्स्टीन का खेल खत्म। सबको। लेकिन फिर जो हुआ वो शायद इस केस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उसे वो स्वीट हार्ट डील मिल गई थी, है ना? ये क्या थी? सुनने में तो ये कोई अच्छी चीज लगती है। हाँ, सुनने में। पर स्वीट हार्ट डील कानूनी दुनिया का एक स्लैंग है जो उस समझौते के लिए इस्तेमाल होता है जो आरोपी के लिए असामान्य रूप से फायदेमंद हो। और एप्स्टीन की डील तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि केंद्र सरकार के वकील उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा नहीं चलाएंगे। बदले में वो कुछ हल्के आरोपों को मान लेगा। और सजा कितनी हुई उसे? सिर्फ 13 महीने की जेल। सिर्फ 13 महीने। और सुनिए, उस सजा का ज्यादातर हिस्सा वो वर्क रिलीज पर था। मतलब दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस में काम करता था और रात को सोने के लिए जेल वापस आता था। ये तो अविश्वसनीय है। ये मजाक से कम नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मतलब सिस्टम इस तरह कैसे झुक सकता है? क्या उसे कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति या कोई समूह बचा रहा था? और आपका ये सवाल ही 2008 की उस डील का सबसे बड़ा नतीजा था। ये सिर्फ एक हल्की सजा नहीं थी, ये एक सिग्नल था। हाँ, ये पूरी दुनिया को एक सिग्नल था कि सिस्टम के 2 नियम हैं, एक आम लोगों के लिए और एक जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों के लिए। और यहीं से उस गहरे अविश्वास का जन्म हुआ। उसी अविश्वास ने बाद में हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को खाद पानी दिया। लोगों ने मान लिया कि जरूर कोई ऐसा राज है या कोई ऐसा बड़ा नाम है जिसे बचाने के लिए पूरे सिस्टम को ताक पर रख दिया गया। और फिर लगभग 1 दशक तक मामला शांत सा रहा। एप्स्टीन अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। हाँ, उन्हीं पार्टियों में, उन्हीं ताकतवर लोगों के बीच। लेकिन फिर आया 2019 का साल और तब तक #MeToo आंदोलन ने पूरी दुनिया का माहौल बदल दिया था। हमने आ रही थी। और इसी बदले हुए माहौल में
न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार आरोप और भी ज्यादा गंभीर थे, सेक्स ट्रैफिकिंग का एक पूरा नेटवर्क चलाने का। तो इस बार तो लगा होगा कि अब इंसाफ होगा, अब कोई स्वीट हार्ट डील नहीं होगी। ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा था। मीडिया 24 घंटे नजर बनाए हुए था, लोगों का भारी दबाव था। और प्रोसिक्यूटर्स भी इस बार किसी समझौते के मूड में नहीं थे। बिल्कुल, ऐसा लगा कि आखिरकार दशकों से दबे हुए राज बाहर आएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सिर्फ एप्स्टीन को सजा नहीं होगी, बल्कि उन सभी बड़े नामों का पर्दाफाश होगा जो उसके इस घिनौने खेल में शामिल थे। हाँ, या जिन्होंने इस पर पर्दा डालने में मदद की थी। ये सिर्फ एक ट्रायल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक खुलासे की उम्मीद थी। तो पूरी दुनिया इस केस पर नजर गड़ाए बैठी थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि एप्स्टीन अपनी जान बचाने के लिए अदालत में किन किन लोगों का नाम लेगा। वो नाम जिनके बारे में सालों से सिर्फ कानाफूसी हो रही थी। लेकिन कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ। जब पूरी दुनिया देख रही थी, तभी जेल से वो खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। 10 अगस्त 2019 की सुबह जेफरी एप्स्टीन को मैनहट्टन की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल की कोठरी में मृत पाया गया। और बस वहीं पर कहानी हमेशा के लिए बदल गई। जो एक कानूनी केस था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के सबसे काले राज कैद थे, वो उन राजों को उजागर करने से ठीक पहले मर जाता है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये हकीकत थी। आधिकारिक रिपोर्ट आई जिसमें मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। लेकिन यहीं से वो सवाल शुरू हुए जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। हाँ। मतलब एक मिनट, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ये अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक है और वहां से खबर आती है कि जिस रात देश का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी मरता है, उस रात उसकी कोठरी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब थे। कैमरे खराब थे। सिर्फ कैमरे ही नहीं, उसकी कोठरी के बाहर 2 गार्ड्स की ड्यूटी थी जिन्हें हर 30 मिनट में चेक करना था। और उन्होंने नहीं किया। उस रात उन्होंने घंटों तक कोई चेकिंग नहीं की। बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की और रिपोर्ट्स के मुताबिक वे सो रहे थे। एक साथ कैमरे खराब, गार्ड सो रहे हैं, और ये वही कैदी है जिसने कुछ ही हफ्ते पहले आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे सुसाइड वॉच पर रखा गया था। तो फिर उसे सुसाइड वॉच से हटाया क्यों गया? ये सब एक ही रात में होना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक, ये मानने में थोड़ा मुश्किल लगता है। और यही वजह है कि ये मामला एक अपराध की कहानी से एक बड़ी साजिश की थ्योरी में बदल गया। जब इतने सारे संयोग एक साथ होते हैं तो लोगों का सोचना स्वाभाविक है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि शायद कुछ और था। वो सवाल कि क्या उसे चुप करा दिया गया ताकि वो किसी और का नाम ना ले सके, ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। और इसका कोई ठोस जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। शायद नहीं। ऐसा लगा कि उसकी मौत के साथ ही वो सारे राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। हाल के समय में, जैसा कि हमारे दस्तावेज बताते हैं, इस मामले से जुड़ी फाइलें अदालत के आदेश पर सार्वजनिक की जा रही हैं। हाँ, लाखों पन्नों के दस्तावेज, तस्वीरें, फ्लाइट लॉग्स। और इन दस्तावेजों में कई बड़े और जाने माने लोगों के नाम हैं, जिससे ये मामला फिर से चर्चा में आ गया है। हाँ, ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहीं पर एक नई और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। वो क्या है? वो है सच और अफवाह के बीच फर्क करने की। जैसे ही ये आधिकारिक दस्तावेज बाहर आते हैं, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, एडिट की हुई तस्वीरें और मनगढ़ंत कहानियों का एक सैलाब आ जाता है। मतलब एक असली नाम के साथ 10 झूठे नाम जोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल, इसे इंफॉर्मेशन फॉग या जानकारी का धुंधुलका कह सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। मतलब एक तरफ तो वो नाम है जो वाकई अदालती दस्तावेजों में है, किसी न किसी संदर्भ में। हाँ, किसी संदर्भ में। और दूसरी तरफ वो नाम है जिन्हें सिर्फ अफवाहों और एजेंडे के तहत इस कहानी से जोड़ा जा रहा है। और आज के डिजिटल दौर में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जब कोई मामला इतना संवेदनशील हो तो लोग उसे अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इस धुंध का फायदा उठाकर अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालते हैं। सही बात है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर वो नाम जो इंटरनेट पर लिया जा रहा है वो एप्स्टीन के अपराधों में शामिल हो, ये जरूरी नहीं है। दस्तावेजों में किसी का नाम होने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो एप्स्टीन के प्लेन में कहीं गया हो या उसकी किसी पार्टी में शामिल हुआ हो। हाँ, हर मामले को उसके अपने संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? एक बेहद ताकतवर आदमी
जिस पर भयानक आरोप थे, एक केस जिसमें एक बार न्याय होते होते रह गया, फिर एक रहस्यमयी मौत जो अपने पीछे ढेरों अनसुलझे सवाल छोड़ गई। और अब हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो कुछ जवाब देते हैं, लेकिन कई नए सवाल भी खड़े कर देते हैं। और अफवाहों का एक नया बाजार गर्म कर देते हैं। किताब की अंतिम पंक्तियां इस स्थिति को शायद सबसे अच्छे से बयां करती हैं। हाँ, एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके राज आज भी जिंदा है। और इस कहानी का स्थायी प्रभाव यही है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि कभी-कभी सत्ता, पैसा और प्रभाव सच्चाई पर कितना भारी पड़ सकता है। ये सिर्फ एप्स्टीन की कहानी नहीं रह गई है। नहीं, ये उस सिस्टम पर एक कड़वी टिप्पणी है जहां शक्तिशाली लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। एप्स्टीन की मौत हो गई, लेकिन वो जिन सवालों को पीछे छोड़ गया है, वे सवाल हमेशा हमारे समाज और हमारी न्याय व्यवस्था की दीवारों पर लिखे रहेंगे और हमसे जवाब मांगते रहेंगे। ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे और असहज करने वाले सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर कुछ राज इतने शक्तिशाली लोगों से जुड़े हों कि वे किसी एक व्यक्ति की मौत के बाद भी दफन रहें, तो क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाने की उम्मीद कर सकते हैं? या फिर कुछ सच्चाइयां हमेशा सत्ता के अंधेरे गलियारों में ही गुम हो जाती। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, अगली कहानी और भी डरावनी हो सकती है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो कि अगली स्टोरी आपसे मिस ना हो।